बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एंजाइम्स की। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं ये होते क्या हैं। तो एंजाइम को डिफ़ाइन करने से पहले एक दफ़ा हम देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। यानी अगर रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट जो है वो यूज़ ना किया जाए तो एंजाइम ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई कैटलिस्ट ऐड कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और रिएक्शन जल्दी कंप्लीशन तक पहुंच जाएगा। और एंजाइम और कैटलिस्ट जो है, आम कैटलिस्ट है, उनमें बुनियादी फ़र्क जो है वो ये है कि कैटलिस्ट जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, यानी उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, जबकि एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। बायोकेमिकल रिएक्शन जो है ये वो रिएक्शन है जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। तो इस हिसाब से एंजाइम जो है, आप यूँ कह लो कि ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के कैटलिस्ट हैं, यानी वो रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, एंजाइम उनकी स्पीड को एनहांस करते हैं। तो सेल मेटाबॉलिज्म के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एंजाइम उन सारों को जो है वो कैटलाइज करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जितने रिएक्शन हो रहे होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, जिसमें प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, उनको कैटलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है उसको हम एंजाइम कहते हैं। अब हम कुछ ये बात कर लेते हैं कि एंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एंजाइम अपने एक्शन में बड़े स्पेसिफिक होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि एक एंजाइम एक ख़ास तरह के सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेगा या एक क्लोजली रिजेंबल्ड रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा, बाकी जगहों पे वो यूज़लेस है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि एंजाइम के अपने एक्शन में स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि वो या तो एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट को कैटलाइज करेगा या क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा। दूसरी बात यह है कि एंजाइम जो हैं ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं मैनीफोल्ड्स, यानी एंजाइम जो हैं ये बड़े एफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं और रिएक्शन की स्पीड को मैनीफोल्ड्स इंक्रीज़ कर देते हैं। एक और बात इनके करैक्टर के हवाले से ये है कि जब रिएक्शन कंप्लीशन तक पहुंच जाता है तो जो एंजाइम है ये ख़ुद को डिटैच कर लेता है अनचेन। यानी इस बात का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा एंजाइम को जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। यानी एक रिएक्शन हुआ, एंजाइम ने ख़ुद को डिटैच कर लिया और इसके स्ट्रक्चर में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, तो लेटर ऑन फर्दर जो है ये उसी तरह के रिएक्शंस को दोबारा से जो है वो कैटलाइज कर सकता है। और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे मुतासर होती है। मसलन टेम्परेचर है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है कि एंजाइम जो है वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर इसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हो तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो मुतासर हो सकती है। इसी तरह से जो pH वाला फैक्टर है वो भी मुतासर करता है कि एंजाइम कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है। मतलब एक ख़ास तरह की pH है अगेन जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपना बेस्ट दे रहा होता है, लेकिन अगर pH उससे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो मे बी कि एंजाइम की एक्टिविटी उतनी अच्छी ना हो। और फाइनली एक और इनके करैक्टरिस्टिक के हवाले से एंजाइम की ये वाली बात है कि एंजाइम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। यानी एक अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो एंजाइम उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो कैटलाइज कर रहा होता है, वही एंजाइम उसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी कैटलाइज करेगा। यानी एक एंजाइम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बोथ वेज उसको कैटलाइज करेगा वही वाला एंजाइम। अब हम ये वाली बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो बेसिकली 6 क्लासेस में आप एंजाइम को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस तरह के रिएक्शन को ये कैटलाइज कर रहे हैं। सो बुनियादी तौर पे ये वाली 6 कैटेगरीज हैं एंजाइम की। उसमें पहली क्लास जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस है। ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। यानी इन एंजाइम का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि दे ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में ये रोल प्ले करते हैं एक सबस्ट्रेट से दूसरे में। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चेन में बेसिकली या हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है या ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस एंजाइम्स का यही वाला काम है कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और उसमें ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र में इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है।
अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि कौन से एंजाइम जो हैं वो इंक्लूडेड हैं ऑक्सीडोरेडक्टेसिस में, तो इसमें डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम्स हैं या ऑक्सीडेसिस एंजाइम्स हैं। इसी तरह जो दूसरी क्लास है एंजाइम्स की वो है ट्रांसफरेसिस। इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये एक ग्रुप को एक जगह से एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। मसलन जो ग्रुप जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो मिसाल के तौर पे फास्फेट ग्रुप हो सकता है या मिथाइल ग्रुप हो सकता है। तो ट्रांसफरेसिस एंजाइम का बेसिकली यही काम है कि ये एक ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ट्रांसएमिनेस है, इसमें काइनेसिस हैं, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और तीसरी क्लास जो है एंजाइम्स की वो है हाइड्रोलिसिस। अब ये नाम इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली इन एंजाइम का काम क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में ये वाले एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं। चौथी क्लास जो है वो आइसोमेरेसिस। अगेन नाम जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह के जो एंजाइम होते हैं ये कैटलाइज करते हैं आइसोमेरिज्म को, यानी एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर के अंदर जो कन्वर्जन होता है उसको ये कैटलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे फ्यूमरेस एंजाइम है या फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेसिस एंजाइम है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो आइसोमरेसिस की कैटेगरी में आते हैं, यानी इनका काम बेसिकली होता है कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं। पांचवीं क्लास जो है वो लाइएसिस है। तो इनका काम ये होता है लाइएसिस का कि जो नॉन हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे किसी ग्रुप का रिमूवल या एडिशन। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को कि हाइड्रोलिसिस वाले जो एंजाइम्स हैं उनको हम इसमें निकाल दें तो नॉन हाइड्रोलिटिक रिमूवल है किसी ग्रुप का या एडिशन ऑफ ग्रुप है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इस तरह के एंजाइम्स को हम लाइएसिस कहते हैं। मसलन डीकार्बोक्सिलेसिस है या एल्डोलेसिस है, तो ये इस क्लास में आ जाएंगे। और फाइनली जो छठी क्लास है एंजाइम्स की वो है लिगेसिस। तो इनका काम ये होता है, ये सिंथेसिस भी इनको कहते हैं, यानी इनका बेसिकली काम क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स को ये ज्वाइन करके एक नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म करते हैं। यानी ये वाले एंजाइम बेसिकली सिंथेसिस के अंदर यूज़ होते हैं जिसमें दो छोटे ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करके एक बिगर मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें सिट्रिक एसिड सिंथेस जो है वो वाला एंजाइम आ जाएगा। अब एंजाइम्स के हम कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इनकी हम नेचर की बात कर लेते हैं कि किस तरह की होती हैं। तो अभी हमने स्टार्ट में ये वाली बात की थी कि बेसिकली जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर है, यानी बहुत से अमीनो एसिड मिलकर जो प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो वही प्रोटीन जो है वो बेसिकली एंजाइम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो एंजाइम्स का डिफरेंट पोर्शन हो सकते हैं। मसलन अगर तो सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, यानी एंजाइम जो है होली सोली कंसिस्टेड ऑफ प्रोटीन, तो उसको हम कहते हैं ये एपो एंजाइम है। लेकिन बाज़ औक़ात एपो एंजाइम जो है उसको फंक्शनिंग के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स की ज़रूरत होती है जिसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। तो उसमें एक चीज़ जो है वो कोफैक्टर है। कोफैक्टर का मतलब बेसिकली ये है कि ये प्रोटीन पार्ट नहीं है एंजाइम का, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोटीन पार्ट जिसको हम एपो एंजाइम कह रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और ये एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर देता है, यानी वो ज़्यादा बेटर वे में जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो एपो एंजाइम क्या हो गया, जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको हमने एपो एंजाइम कह दिया, और उसके साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ होगा जो उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर देगा उसको हम कह देंगे कोफैक्टर। अब एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं होलो एंजाइम। यानी होलो एंजाइम जो है इसके अंदर बेसिकली जो कोफैक्टर है वो जुड़ा हुआ होता है एपो एंजाइम के साथ, और ये अपनी एफिशिएंसी में बेस्ट दे रहे होते हैं, यानी ये बहुत एफिशिएंट हो जाते हैं। फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि कोफैक्टर जो है इस बेसिकली कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब एंजाइम जो है वो काम किस तरह से करता है, इसका जो मैकेनिज्म है इसके एक्शन का वो क्या है। तो इसमें दो हाइपोथेसिस हैं। इसमें पहला जो लॉकन की हाइपोथेसिस है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो कि आर्हीनियस ने प्रपोज किया था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप और सबस्ट्रेट की जो शेप है दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, यानी जिस तरह से एक ख़ास तरह की चाबी जो है वो एक ख़ास तरह के ताले को खोल सकती है, सेम तरह से एक ख़ास तरह का एंजाइम जो है वो एक ख़ास तरह के सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकता है। यानी दोनों की शेप्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, और अगर दोनों की शेप्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तो सिर्फ उसी सूरत ये वाली बात पॉसिबल है कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो एक्जैक्टली फिट हो जाए। मसलन यहाँ पे ये एंजाइम है, इसकी आप शेप देखें यहाँ से,
और जो सबस्ट्रेट है इसकी शेप आप यहाँ से देखें तो ये दोनों शेप्स हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ही है कि ये एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली जो है वो फिट हो जाती हैं। अगर ये शेप्स कॉम्प्लीमेंट्री ना हो तो ज़ाहिर है ये एक दूसरे के साथ फिट नहीं होंगी और रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। तो ये लॉक एंड की मॉडल है कि जिस तरह से एक ख़ास तरह की जो है वो एक ख़ास तरह के ताले को खोल सकती है जस्ट बिकॉज कि वो एक दूसरे के साथ उनका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेम वे ख़ास तरह का एंजाइम जो है वो एक ख़ास तरह के सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकता है। एक और जो इसमें मॉडल है इसके फंक्शनिंग के हवाले से वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको डैनियल कोशलैंड ने जो है वो प्रपोज किया था। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है इसके मुताबिक जो शेप्स हैं एंजाइम और जो सबस्ट्रेट की वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं होती, लेकिन जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट से मुराद एंजाइम की वो जगह है जहाँ से वो सबस्ट्रेट को अपने साथ जो है वो बाइंड करता है और दैन जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो इसमें यह है कि शेप्स हैं वो एक्टिव साइट की और सबस्ट्रेट की एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं होती, लेकिन वो इस तरह से होती हैं कि जब सबस्ट्रेट उसके साथ आके जुड़ता है तो वो अकॉर्डिंगली चेंज इस तरह से हो जाती है कि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। यानी आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेप को देखें तो ये एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है इसके, लेकिन वो उसके अंदर इस तरह से इलास्टिसिटी मौजूद है कि जब उसके साथ आके सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड होगा तो वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस तरह से हो जाएगी कि वो एग्जैक्टली इसके साथ जो है वो फिट हो जाएगी। तो ये दूसरा मॉडल है जो ज़ाहिर ज़्यादा बेटर मॉडल है एंजाइम की एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के हिसाब से। अब हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्शन को, यानी उसका रेट ऑफ एक्शन जो है उसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जी टेम्परेचर। अब कैटालिसिस में ये वाली बात आम की जाती है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्हांस हो जाता है जब हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते जाते हैं, और एक रफ सा एस्टिमेट ये होता है कि फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स। तो एंजाइम के हवाले से भी यही वाली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन और जो टेम्परेचर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, यानी जितना जितना टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एंजाइम्स के हवाले से एक बात यह है कि ये अप टू सर्टन टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन उसके बाद इसमें डिटेरियोरेशन आ जाती है। तो वो ख़ास टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम अपना बेस्ट दे रहा होता है उसको हम कहते हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यानी आप इस ग्राफ में यहाँ पे गौर करें कि ये एक ख़ास टेम्परेचर है, यहाँ पे बेस्ट जो है वो परफॉर्म करेगा एंजाइम। लेकिन यहाँ से आगे अगर हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी, यानी अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। तो वो ख़ास टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम अपने बेस्ट दे रहा होता है उसको हम कहते हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो टारगेट सेल के हवाले से हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम इंसानी जिस्म है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, तो इंसानी जिस्म के जितने एंजाइम है वो अपना बेस्ट जो है वो 37 डिग्री पे दे रहे होते हैं। इसका मतलब कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है दिस इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम्स। तो ये वाली टेम्परेचर के हिसाब से बात है कि एक ख़ास टेम्परेचर तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन लेटर ऑन जो है ये डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है, और जिस टेम्परेचर पे बेस्ट एक्टिविटी होती है हम कहते हैं कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। दूसरा फैक्टर है जी पीएच का। पीएच के हिसाब से भी यही वाली बात है कि एक ख़ास पीएच के ऊपर एंजाइम जो है वो फास्टेस्ट काम कर रहे होते हैं, उससे आगे या उससे पीछे एंजाइम की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती, और वो ख़ास पीएच जो होती है अगेन उसी वे में हम इसको कहते हैं कि ये ऑप्टिमम पीएच है। मसलन यहाँ पे आप देखें कि इस पीएच के ऊपर एंजाइम का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है, और उसके दोनों तरफ इधर या इधर दोनों तरफ जो है वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी वो ख़ास पीएच जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे रहा होता है वो ऑप्टिमम पीएच है, उससे नीचे या उससे ऊपर उसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। वोस्टी एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो 60 से 8 के अराउंड होती है, लेकिन ये पीएच डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के वो एंजाइम्स जो हैं वो किस जगह पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो
स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे पेप्सिन एंजाइम है, तो चूँकि स्टमक के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होता है, जहाँ पे पीएच जो है वो बहुत कम होती है डाइजेशन के लिए, तो उसी हिसाब से उनकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो भी कम होती है। मिसाल के तौर पे पेप्सिन एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर मौजूद होता है, उसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो अराउंड 2 होती है और वहाँ पे वो अपना बेस्ट दे रहा होता है। उसके बाद थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर एंजाइम की जो एफिशिएंसी है, एंजाइम की वर्किंग है, डिपेंड करती है, वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। तो ये मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि एंजाइम जितना ज़्यादा होगा उसका सबस्ट्रेट उतना ही ज़्यादा उसके साथ आके जुड़ेगा और एंजाइम की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे भी एक बात ये वाली है कि एक ख़ास हद तक एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएँ तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ तब तक बढ़ेगा जब तक सबस्ट्रेट मौजूद हैं। अब अगर सारे सबस्ट्रेट जो हैं वो बाइंड होंगे एंजाइम के साथ, तो अब एंजाइम की कंसंट्रेशन को चाहे आप जितना मर्जी एनहांस करी जाएं, अब रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है वो कोई ख़ास बिल्कुल भी असर जो है वो नहीं पड़ेगा। यानी उसमें यह है कि अब सबस्ट्रेट जो है वो रेट लिमिटिंग है, यानी चूँकि सबस्ट्रेट ख़त्म हो चुका हुआ है, तो अब एंजाइम की कंसंट्रेशन को आप जितनी मर्जी इन्हांस करी जाए, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इस ग्राफ में आप देखें कि स्टार्ट में जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ अप टू सर्टन पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आके आप यूँ समझो कि जो सबस्ट्रेट है वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया है, तो यहाँ से आगे चाहे आप जितना मर्जी एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएँ, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब रेट लिमिटिंग हो गया है जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। सो सर्टन लिमिट तक एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जो है ये कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला जो फैक्टर है जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी यही वाली बात है कि एक ख़ास हद तक आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रोवाइडेड कि अभी एंजाइम जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर एंजाइम जो है वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया, तो उसके बाद आप चाहे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाई जाए, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है वो कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। यानी अब रेट लिमिटिंग जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन हो गई। यहाँ पे आप ग्राफ में यही वाली बात जो है वो देख सकते हैं कि ख़ास हद तक तो जो है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ी जा रहा है, लेकिन उसके बाद कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की कंसंट्रेशन के हवाले से ये वाली बात है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट ओनली अप टू अ सर्टन एक्सटेंट। उसके बाद चाहे आप जितनी मर्जी इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं, यानी उसकी जो वर्किंग है उसको ये डिटोरिएट कर देती हैं, उसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, यानी या तो कम्पेटिटिव हो सकते हैं या नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। कम्पेटिटिव इनहिबिटेंट्स वो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंटरप्ट करते हैं। कैसे इंटरप्ट करते हैं कि वो इसकी जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट से मुराद बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट में फिट होना होता है, तो ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके साथ ये खुद जो है वो जाके बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को वहाँ पे जगह नहीं मिलती। यानी एक कंपटीशन चल रहा होता है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के कौन जो है वो एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करेगा। और अगर इनहिबिटर ने वहाँ पे जाके जो है वो बाइंड कर लिया तो सबस्ट्रेट को फिर जगह नहीं मिलेगी और रिएक्शन जो है जो एंजाइम की एफिशिएंसी है वो मांद पड़ जाएगी। सो इसमें अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखें तो इनहिबिटर की जो इन्वर्स काम है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। और दूसरी तरह के जो इनहिबिटर्स हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं ये डिफरेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से, क्योंकि ये एक्टिव साइट के साथ जो है वो बाइंड नहीं करते हैं, और ये जो कन्फर्मेशन होती है एक्टिव साइट की उसको जो है वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बाइंड नहीं करते हैं एक्टिव साइट के साथ। इस तरह के इनहिबिटर्स को हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। अब बॉडी के अंदर एंजाइम का जो है वो रोल क्या होता है, तो ज़ाहिर है सबसे बड़ा रोल जो है वो तो यही वाला है कि जिस्म के अंदर जितनी भी तरह की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उन सारों को कैटलाइज करने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक वो जिसमें
जिसमें डिग्रेडेशन हो रही होती है, यानी बड़े मॉलिक्यूल टूट रहे होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, इस तरह के मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और दूसरी वो है जिसमें सिंथेसिस होती है, यानी छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, इस तरह की मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। सो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को जो है वो कैटलाइज करने के लिए एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं। ये बिगेस्ट रोल है एंजाइम्स का इंसान के लिए। डाइजेशन में बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं, यानी डिफरेंट तरह की जो चीज़ें, अभी थोड़ी देर पहले हमने पेप्सिन एंजाइम की बात की, या कुछ एंजाइम्स दूसरे भी हैं जो डाइजेशन में यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद यह है कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो पैथोजेंस को भी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, इंसानी जिस्म को जो है वो पैथोजेंस से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे हम जो है वो सेफ़ रहते हैं उन पैथोजेंस से।